हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गामा कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग अपने इस फिजिक्स की सीरीज़ में आज क्लास का 5वां लेक्चर है। हम लोग अपने 4 लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग उत्तल अवतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, जो भी बच्चे आज इस लेक्चर में पहली बार आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिजिक्स की एक भी क्लास मिस ना हो और आपको डेली शाम को 4 बजे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं और कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं जैसे मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक, और आपका फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, व्हाट यू आर कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों आज क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये गोला खींचा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस गोले में से इतना भाग काट लूँ। मैं थोड़ा कल का पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे क्लास में स्टार्ट करूंगा। बस 5 मिनट जल्दी से जल्दी रिवीजन मार लेते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, इतना यहाँ से काटा, मैंने इसको नाम दे दिया M1 और इसको मैंने नाम क्या दे दिया M2। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इसके जो उभरा हुआ भाग है मैंने इसमें क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और अगर मैं इस भाग में पॉलिश कर दूं तो फिर ये मेरा क्या तैयार हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे भाग में पॉलिश होती है और परावर्तन कहाँ से होता है, अंदर दबे हुए तल से होता है। ठीक, इतना भाग काट के अलग कर देंगे और इतना जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा जो इसके बीच में होगा, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं इस दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक, ये जो M1 M2 है ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक। ये सही चीज़ें हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस करी थी। ये क्या है, दर्पण का द्वारक, और ये क्या है, इसका ध्रुव। इसके बाद ये जो इसका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो ये केंद्र होगा इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, ये सब परिभाषा हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले का ये जो केंद्र है इसी को हम लोग बोलेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा C, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक, इसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वक्रता केंद्र का मतलब क्या, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर हम लोग वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हुई एक रेखा खींचें, अगर हम लोग वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हुई एक रेखा खींचें तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या बन जाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा कल हम लोगों ने क्या सीखी थी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, दर्पण का मुख्य अक्ष होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुख्य अक्ष के बाद हम लोग ने क्या सीखा था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर हम लोग इस C सेंटर यानी कि जो इसका वक्रता केंद्र है इसको अगर ध्रुव से मिला दें तो वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। या और उसकी परिभाषा क्या होती है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर सुनिए ध्यान से, दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि मुख्य फोकस क्या होता है। दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस की कंडीशन में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकाश किरण आती है इस तरह से, जो कि कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। यानी कि जहां पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो वाला बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। यानी ये वाला बिंदु क्या हो गया, आपतन। ये वाला बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। ठीक, यानी यहां पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। और हमने क्या बताया था कल कि जब ये प्रकाश किरण यहां पर आपतित होगी तो ये आपतन बिंदु है, और अगर हम लोग को आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होता है तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर हम लोग किसी सेंटर में उसके केंद्र से, अगर हम लोग किसी सर्किल में उसके केंद्र से उसकी परिधि के किसी भी पॉइंट को मिला दें तो हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हमको इस पूरे
गोले में या इस दर्पण में कहीं पर भी अगर हमको अभिलंब खींचना है तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को इसके जिस बिंदु पर अभिलंब खींचना चाहते हैं उसको हम इससे मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अभिलंब बन जाएगा। दोस्तों ये वाली बात भी हम लोगों ने कल सीखी थी कि अगर हमको किसी पॉइंट पर अभिलंब खींचना होता है तो हम लोग सेंटर को केवल उससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे। जब हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा तो अभिलंब को इस तरह से आ गया, तो ये हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। जब दोस्तों हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा तो अभिलंब खींचने पर हमको एक कोण मिलेगा, ये वाला, ये कोण क्या होगा, एंगल आई होगा। ये वाला कोण कितना होगा, आई एंगल होगा। ठीक, और अगर ये एंगल आई होगा और ये अभिलंब हो गया तो ये वाली किरण जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। यानी कि ये रेखा कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित, और ये जिस पॉइंट पर मुख्य अक्ष को काटेगी वहीं पर हमको मिल जाएगा मुख्य फोकस, यानी कि कैपिटल F हमको क्या मिल जाएगा, मुख्य फोकस। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो आई एंगल है ये इस आर एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पर क्या हो गई, परावर्तित। ठीक, तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी, हम लोग ने कल मुख्य फोकस की परिभाषा क्या लिखी थी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक किरण और बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक किरण इस तरह से आपतित आई, मुख्य अक्ष के समांतर ये भी आई। ठीक, और जब इस तरह से आई यहाँ पर पड़ने के बाद ये हमको क्या मिल जाएगा, आपतन बिंदु। सेम यही वाला काम यहाँ भी करना है। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्यों, एंगल आई का मान पता करने के लिए, तो हम क्या खींच देंगे, इस बिंदु पर अभिलंब खींच देंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। और जैसे ये एंगल आई हमको मिल गया तो जितने कोण पर ये प्रकाश किरण आई थी उतने ही कोण पर ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यानी कि ये हमको प्रकाश किरण उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक, तो ये प्रकाश किरण यहाँ आ रही थी, ये प्रकाश किरण यहाँ चली जाएगी। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। ठीक, तो आई पे आई, आर पे गई, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है। ठीक, तो हमने दोनों ही बातों में देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, और दोस्तों इसकी एक उल्टी बात भी है, वो बात आज आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। क्या, इसकी एक उल्टी बात क्या है, जैसे अभी हमने ये बोला कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से जाएगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, और इसका उल्टा भी, क्या, जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी, और उल्टा बोलो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों बातें फिर से माइंड में रिपीट करो। क्या, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह कहाँ से जाएगी, फोकस से, और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये दोनों ही बातें अपनी कॉपी में लिखो, नोट लिखो, पॉइंट लिखो। क्या पॉइंट लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है, और उल्टा लिखो फिर इसी के आगे, तथा जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट में। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट में। इस पॉइंट को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पहले सुनिए ध्यान से और फिर लिखिएगा, याद रखिएगा। सुनिए, जैसे मान लीजिए ये हमने एक गोला लिया, इस गोले से हमने इतना भाग काट लिया और इतना भाग, ये भाग क्या हो गया, M1 और M2। अब इतने भाग को काट कर अलग कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बन जाएगा, हम इसके उभरे हुए भाग में क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश, और अगर मैंने पॉलिश कर दी तो फिर ये हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण। इतने भाग को काट कर अलग कर दो, इतना केवल अपने पास रखो, M1 M2, क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि ये क्या हो जाएगा, इसका
ये P पॉइंट हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ध्रुव, यानी ये क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। तो ये क्या हो जाएगा P पॉइंट। इसके बाद ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो दोस्तों ये जो इसका केंद्र मिलेगा ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C। और अब क्या होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र के बाद ये यहाँ पर कहीं पर हमको क्या मिलेगा, इसका फोकस। पहले इसका मुख्य अक्ष बना लीजिए। मुख्य अक्ष कैसे बनाएंगे कि हम लोग एक रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई खींच देंगे। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के बाद हमको यहाँ पर कहीं पर क्या मिलेगा, इसका फोकस। एक बात और याद रखिएगा, फोकस हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या जाएगा, मुख्य फोकस, ठीक। तो ये हमारा हो गया फोकस। अब दोस्तों अभी हम लोगों ने एक बात सीखी कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन अगली बात दोस्तों आप सुनिएगा, मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण कहीं से भी आ रही है, कहाँ से आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आ रही है, और वो जहाँ से भी आ रही है और वो प्रकाश किरण मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से अगर होकर जाती है, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रकाश किरण खींचूं और मैं इसको वक्रता केंद्र से अगर भेजूं, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से आती है और वक्रता केंद्र से आकर के दर्पण पर पड़ती है, मान लीजिए ये इसका आने का मार्ग है, ठीक, कहीं से भी आ रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, क्या हम लोग अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। नियम क्या कहता है कि ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आपतित हुई है वो बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। और अगर दोस्तों ये बिंदु आपतन बिंदु है तो हम लोग आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अभिलंब अगर हमें खींचना है तो हमें इसके सेंटर को, इसके केंद्र को जिस बिंदु पर अभिलंब खींचना चाहते हैं उससे मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम, अब एक बात यहाँ पर नोटिस करिएगा, अगर हम इसके सेंटर को, हमें इस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है, अगर हम इसके सेंटर को वापस इसके अभिलंब से मिलाते हैं तो ये अभिलंब उस किरण के ऊपर ही आ जाएगा, या फिर हम ये कहें कि ये जो किरण आई है ये अभिलंब के ऊपर ही आई है। और अगर ये किरण अभिलंब के ऊपर आई है तो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी सबसे पहली वाली या दूसरी वाली क्लास में, क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आपतित हो जाती है तो उस कंडीशन में I का मान 0, और I का मान 0 होने के कारण R का मान भी क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित हो जाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, 0, और 0 होने के कारण प्रकाश किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। दोस्तों ध्यान सुनिए, फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर ही गिर जाए तो उस कंडीशन में I का मान यानी कि आपतन कोण और R का मान यानी परावर्तन कोण दोनों ही क्या हो जाते हैं, 0। और 0 होने की स्थिति में प्रकाश किरण जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस चली जाती है। वही सेम काम यहाँ भी होगा कि जब हमने अभिलंब खींचा इस बिंदु पर, अभिलंब खींचने के लिए क्या करोगे, वक्रता केंद्र से इस पॉइंट पर एक रेखा खींच दोगे, और जब तुम वो अभिलंब खींच दोगे तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी किरण है वो अभिलंब के ऊपर ही आ जाएगी। और अगर किरण अभिलंब के ऊपर आ गई तो उस कंडीशन में I का मान और R का मान दोनों क्या हो जाएंगे, 0, और प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक। यानी कि यहाँ पर I का मान भी 0 होगा और R का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सेकंड पॉइंट यानी कि आज की क्लास का सेकंड पॉइंट आप लोग को ये लिखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु पर या उसी पथ पर या उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक। सभी लोग लिखिए अपनी कॉपी में कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो किरण होगी वो अभिलंब के ऊपर ही आ जाएगी, और ऊपर आने के कारण I और R दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक। सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए बात को, ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने 3 बातें अभी तक समझ ली। कौन कौन सी?
पहली बात, मैं आपको 3 बातें जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। पहली बात, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये 3 बातें अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लास है, यानी कि आगे आने वाली जो क्लास है, जो अभी आगे आने वाली हेडिंग है, उस पे ये 3 बातें बहुत जल्दी काम आएंगी। सभी लोग हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो सभी लोग की हेडिंग लग गई होगी, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। दोस्तों, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, इनकी कुछ स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहली स्थिति। दोस्तों, पहली स्थिति क्या होती है, अपनी कॉपी में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यानी पहली स्थिति। पहली स्थिति में आप लोग क्या लिखेंगे, मतलब पहले ध्यान सुनिएगा फिर लिखिएगा, ठीक। अभी केवल अपना फोकस बोर्ड पर रखिए। देखिए, पहली स्थिति की बात करें तो इसकी पहली स्थिति ये होती है कि जब बिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु, जब जो हमारा बिंब है या जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, अनंत पर क्या हो, रखी हो। जब बिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर, यानी जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, इन्फिनाइट पर रखी हो। दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात ये है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, और सभी लोग ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई दो किरणें या 2 रेखाएं, अगर कोई 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, जैसे मान लीजिए 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, ये दोनों कहाँ पर जाकर मिलेंगी, ठीक। हम सभी लोग जानते हैं कि समांतर किरणें आपस में नहीं मिलती हैं, और अगर ये मिलती भी हैं तो ये कहाँ जाकर मिलेंगी, ये वहाँ जाकर मिलेंगी जहाँ हम कभी पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक। और हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, हम नहीं पहुँच सकते हैं अनंत पर। इसका मतलब आप लोग अपने माइंड में एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, चाहिए तो अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए कि समांतर किरणें सदैव कहाँ पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर। या इसका दूसरी बात भी कि अनंत से आने वाली किरणें हमेशा दूसरे कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो 2 बात आपको फिर सुनिए और उसको लिख लीजिए कॉपी में कि समांतर चलने वाली किरणें हमेशा कहाँ जाकर मिलती हैं, अनंत से, और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा एक दूसरे कैसी होती हैं, समांतर ही होती हैं, ठीक। क्योंकि समांतर किरणें कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पे, ठीक। तो 2 बातें, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर होंगी, और समांतर चलने वाली किरणें हमेशा कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट इसमें काम आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, जब हमारा वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्या बना लिया, मैंने बना लिया अवतल दर्पण बना लिया। ये हमने एक क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। इस अवतल दर्पण कैसे बनेगा, हमने इसके बाहर वाले भाग में क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक। पॉलिश करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका ध्रुव को हम लोग किससे लिखते हैं, P से, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर लिख देंगे ध्रुव। ये हमारा P हो गया। इसके बाद ये दर्पण जिस गोले का एक भाग होगा, यानी इसको हमने जिस गोले से काट के अलग किया है, उस गोले का जो केंद्र होगा वो यहाँ कहीं पर हमको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमको मिलेगा इस गोले का केंद्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C, ठीक। इसके बाद अब हम लोग इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींचो, जो कि क्या कहलाएगी, इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ये सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। चाहो तो लिख भी लो, ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, अनंत पे। हमने देखो हेडिंग क्या लिखी है, जब बिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब हमें देखना है। तो वस्तु अगर अनंत पर रखी है, तो अभी हमने एक पॉइंट बताया कि अगर कोई चीज़ अनंत पर रखी है और उससे किरणें आ रही हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे कैसी आएंगी, समांतर आएंगी, ठीक। इसका मतलब जो वस्तु अनंत पर रखी होगी उससे किरणें कैसी आएंगी, समांतर। तो हमने मान लिया एक किरण समांतर ऐसे आई, ठीक। जब किरण यहाँ पर समांतर आई और वो इस पॉइंट पर पड़ेगी, तो फिर से वही बात आ गई कि जब आपतित किरण जिस पॉइंट पर पड़ती है
वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अगर ये पॉइंट आपतन बिंदु है तो फिर इसको पहले इसका द्वारक बना लीजिए, ये इसका हो गया m1 और ये क्या हो गया m2। ठीक, अब सुनिए यहाँ पर क्या किरण आपतित हुई, हमने क्या सिखाया था कि जब ये आपतित किरण जहाँ पर आपतित होती है, जो हमको आपतन बिंदु मिलता है, वहाँ पर हम क्या खींचते हैं, अभिलंब। तो हमने यहाँ पर एक क्या खींच दिया, अभिलंब। अभिलंब खींचने पर हमको ये वाला एंगल क्या मिल गया, आई। एंगल कितना हो गया, आई। अब ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित, और कि जितने एंगल पर आई है उतने पर ही क्या होगी, परावर्तित। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, फोकस। तो दोस्तों ये हमको क्या मिल जाएगा, फोकस। तो पहली किरण इस तरह समांतर आई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से। तो हमको ये क्या मिल जाएगा, फोकस। तो ये क्या हो गया, फोकस एफ। ठीक, तो प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ पर फोकस होकर के चली गई। ठीक, दूसरी बात दोस्तों, अब हम एक प्रकाश किरण, हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर एक किरण और भेजेंगे। हमने एक किरण समांतर और भेज दी। समांतर ये आ रही, मतलब अनंत से आ रही होगी, अनंत से आने पर ये इसका मार्ग है। इसके बाद जब ये यहाँ पर टकराई तो ये आपतन बिंदु हो गया। इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से एक अभिलंब खींचेंगे। जब हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा तो ये प्रकाश किरण क्या होगी कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इसी एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। और ये भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो ये वही कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दोनों किरणों ने दूसरों को कहाँ पर काटा, फोकस पर जाकर काटा, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें क्या समझ में आया कि जब कोई वस्तु या जब हमारा बिंब जो होता है वो अनंत पर रखा होगा तो फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिख लेते हैं। प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिखेंगे। क्या, सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ हमारा बना है, तो प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है जाकर के, फोकस पर। ठीक, इसलिए हम प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ लिख देंगे, एफ पर, यानी कि फोकस पर। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है वो देखो, ये सब लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहेंगे। प्रतिबिंब का आकार क्या है, ध्यान से देखो, वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे, वस्तु इतनी बड़ी है और ये किरणें कहाँ, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर। और कैसा बनना है, बिल्कुल बिंदु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंदु आकार, यानी कि एक पॉइंट के बिल्कुल शेप का है प्रतिबिंब, बिंदु के आकार का है। या फिर ये भी लिख सकते हैं अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इसका एग्जाम्पल भी होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए सूर्य हमसे कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है, लेकिन उसका जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, जब हम लोग उसको शीशे में देखते हैं तो हम लोग को कुछ छोटा सा दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ अनंत, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, अति सूक्ष्म बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रतिबिंब की प्रकृति जरूर बताना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब का नेचर क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, कैसे लिखोगे बताओ। हमने दोनों किरणों क्या जबरदस्ती कहीं पर मिलाया है, ये दोनों किरणें समांतर आई, टकराई, एफ पर मिली। ठीक, हमने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है। और हमने आप लोग को बताया था, ध्यान करिए पिछली क्लास, कि अगर किसी प्रकाश किरण को हमें मिलाना पड़े, ज़बरदस्ती करके मिलाना पड़े, स्वयं ना मिले, तो प्रतिबिंब कौन सा बनता है, आभासी। लेकिन अगर किरणें स्वतः ही मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक। इसलिए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसके बाद वास्तविक, अब उल्टा या सीधा ये कैसे पहचानोगे, तो देखो ध्यान से, ये पहली प्रकाश की किरण आ रही थी, ये परावर्तन के पश्चात नीचे आ गई, यानी कि ये नीचे आ गई। तो पहली वाली कहाँ आ गई, नीचे, और दूसरी वाली जो आ रही थी वो कहाँ पहुँच गई, ऊपर।
तो देखो पहला जो था वो नीचे आ गया, फर्स्ट नीचे आ गया, सेकंड ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया होगा, उल्टा। जब फर्स्ट किरण नीचे आ गई और सेकंड वाली ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया होगा, उल्टा। अधिकांश बच्चे बात रट लेते हैं कि वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। रटने वाली एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1 आ गया नीचे और 2 आ गया ऊपर, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। तो सभी लोग अपनी कॉपी में लिखें कि प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। समझ गए? तो आप लोगों ने क्या क्या बातें समझी कि जब कोई वस्तु, जब कोई बिंब अनंत पर रखा होगा तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और कैसा बनेगा, इस बात सब लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब कोई बिंब अनंत पर रखा होता है तो उससे चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, स्थिति क्या हो गई, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंदु आकार का है, यानी कि अति सूक्ष्म है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों, क्योंकि 1 वाला नीचे आ गया और 2 वाला ऊपर पहुंच गया। ठीक, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन में कि अवतल दर्पण से अगली स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों सभी लोग अगली हेडिंग डालिए, जब प्रतिबिंब, आई प्रतिबिंब कहाँ रखा था, अनंत पे। अब हेडिंग लगाइए, जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, जब प्रतिबिंब अनंत तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु या बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक दर्पण। दर्पण कैसा, ये सारी कंडीशनें अवतल दर्पण के लिए हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक दर्पण। तो हमने मान लीजिए कि एक दर्पण इस तरह से बना लिया। ये अवतल दर्पण कैसे शो करेंगे, हम लोग इसके बाहरी भाग में क्या कर देंगे, पॉलिश। तो हमने इसके बाहरी भाग में क्या कर दी, पॉलिश। इसका जो हमको यहाँ पर मिड पॉइंट मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। यानी कि ये क्या हो जाएगा, P, दर्पण का ध्रुव। जब ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये दर्पण जिस गोले से काट कर अलग किया गया है, जिस गोले से काट करके बनाया गया है, वो कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र इसका हो जाएगा C। तो C क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र। तो ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर फोकस। थोड़ा इसका वक्रता केंद्र दूर कर दीजिए, तो हमको यहाँ पर कहीं पर क्या मिलेगा, इसका वक्रता केंद्र। और यहाँ ठीक बीच में क्या मिलेगा, फोकस। ठीक, तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र यानी कि C, और ये हो गया इसका फोकस यानी कि F। हम लोग क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, जो कि क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींची, जो कि क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C, और ये क्या हो गया, हमारा फोकस F हो गया। ठीक, ये वक्रता केंद्र C और ये क्या हो गया, फोकस F हो गया। ठीक, इसका द्वारक हो गया, ये द्वारक हो गया M1 और नीचे क्या हो गया, M2। तो M1 M2 क्या हो गया, इसका द्वारक। अब दोस्तों हमारी बिंब जो है, हमारा जो वस्तु है वो कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अनंत वक्रता केंद्र इस तरफ अनंत हो गया,
और ये वक्रता केंद्र है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर वस्तु रखी है। यानी कि हम वस्तु को रख देंगे इस प्रकार से, वस्तु को हमने इस प्रकार से रख दिया और ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। इस वस्तु को हमने क्या मान लिया, ए बी एक वस्तु है जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के, ये वक्रता केंद्र है और यहाँ कहीं पर क्या होगा, अनंत होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। अगर ये बीच में कहीं पर रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली किरण, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहली किरण निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद हम लोग पढ़ा था अभी हम लोगों ने कि जब कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है, यानी ये वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। और दूसरी बात, एक प्रकाश किरण निकालेंगे वक्रता केंद्र से, यानी कि एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो हम लोगों ने वक्रता केंद्र में क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र पर जब तो उसी मार्ग में क्या होती है, परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये किरणों ने काटा एक दूसरे को, यानी कि प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये नीचे ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब अगर प्रतिबिंब बन गया तो हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो सभी लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या समझे कि अगर हम कोई वस्तु या जब कोई बिंब या वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब जो होता है वो सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक, तो जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अब प्रतिबिंब की क्या क्या खास बातें हैं वो सुन लो। ठीक, तो अगर हम लोग प्रतिबिंब की व्याख्या करें कि प्रतिबिंब की क्या क्या खास बातें हैं तो प्रतिबिंब की सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब स्थित है सी और एफ के बीच में, यानी कि प्रतिबिंब स्थित है सी और एफ के बीच में। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब का साइज क्या है, इमेज की साइज क्या है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा दिख रहा है हमको, वस्तु देखिए, वस्तु है बड़ी और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक, सभी लोग अपने माइंड में रखेंगे। और आकार हो गया, अब क्या होती है, प्रकृति। हम लोग को प्रतिबिंब में ये 3 बातें बतानी होती हैं, स्थिति, आकार और प्रकृति। प्रकृति क्या हो जाएगी, हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों ही किरणें स्वतः ही आकर के मिली हैं। ये प्रकाश किरण समांतर गई, फोकस से आई, ये वक्रता केंद्र पर गई, वहीं पर लौट आई। तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, वो स्वतः ही मिल गई, इसलिए प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, वास्तविक। आप कभी भी मत रटिए कि वास्तविक कब होगा, वास्तविक कब होगा, बस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको याद रखिए। स्वतः मिले तो वास्तविक, हमें मिलाना पड़े तो आभासी। ठीक, वास्तविक। अब वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो वास्तविक कैसा हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग को बात समझ में आई। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि जब कोई बिंब अनंत पर रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। और जब कोई वस्तु रखी होती है अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक, सभी लोग इस प्रकार से लिखते रहेंगे पॉइंट और ये डायग्राम भी जरूर बनाते रहेंगे। ठीक,
इसके बाद अभी कुछ स्थितियाँ इसकी और बची हुई हैं, लेकिन क्लास का टाइम होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसके आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सभी लोग जितने, अगर कोई बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट जंप मार करके 5वें लेक्चर में आ गया है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो एक एक स्टेप बढ़ करके पीछे के 4 लेक्चर देख करके तब यहाँ पर 5वें लेक्चर में आए, उसको हर चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग तैयारी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश होकर के पढ़ाई करिए। ठीक, थैंक यू।